All our dreams can come true if we have courage to pursue them. Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As we are discussing with the new series on legal and constitutional history. And in this series, we have discussed various important questions relating to exams. Today in this video, I will also discuss with a new question, that is the trial of Kasujira case with all facts. That is also one of the most important question from the examination point of view. तो आई विल डिस्कस इट विन डिटेल. इस केस को मैं पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन. इफ वी टॉक अबाउट द कोसिजुरा केस, दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन द लीगल हिस्ट्री. जैसा कि हमें पता है कि जब हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1973 के अंदर, जब कलकत्ता के अंदर, तभी से आप ये देखेंगे कि लगातार 8 सालों तक लगातार सुप्रीम कोर्ट एवं सुप्रीम काउंसिल के बीच में कई सारे के कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते रहे. और एक कंडीशन ऐसी आई जब इनका जो डिस्प्यूट था वो एक क्लाइमैक्स पे पहुंच चुका. और वो केस कौन सा था? दैट वाज द कोसिजुरा केस. इन दिस केस the dispute between the Supreme Court and the Supreme Council was arised at the climax. So this means this case is also involving the bitter conflict between the court and the council. Supreme Court, after the establishment in 1774, claimed its jurisdiction over the various persons residing in Bengal, Bihar and Odisha. जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जैसे ही स्थापना हुई 1774 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो क्षेत्राधिकार है वो उन सब व्यक्तियों पर लाना शुरू कर दिया जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर रह रहे थे. और यही वजह थी कि 1774 से लेकर यदि आप देखें 1782 तक, 1782 तक, लगातार 8 सालों तक इन दोनों के बीच में एक बिटर कॉन्फ्लिक्ट चलता चला गया. सुप्रीम कोर्ट एवं गवर्नर जनरल इन काउंसिल both were in conflict at about 8 years after the establishment of the Supreme Court in 1774. But this dispute came to an end after the passing of Settlement Act of 1781. यदि हम देखें जो 1781 में सेटलमेंट एक्ट लाया गया था, उसी के साथ इनके डिस्प्यूट का अंत होता है. And the conflict finally came to an end. And this act removed the controversial jurisdiction of the Supreme Court over the persons residing in Bengal, Bihar and Odisha. क्योंकि 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट आया था उसी के थ्रू यहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसको ख़त्म कर दिया गया. इफ वी टॉक अबाउट द फैक्ट्स ऑफ दिस केस, यदि हम इस केस के फैक्ट्स की बात करते हैं तो इस केस के अंदर यदि आप देखेंगे तो देयर आर जनरली 2 मेन कैरेक्टर्स. यहाँ पे इस केस के अंदर जनरली आप देखेंगे 2 कैरेक्टर काम कर रहे हैं. पहला कैरेक्टर है काशीनाथ बाबू एंड सेकंड कैरेक्टर इज राजा सुंदर नारायण. तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे इस केस का नाम मैंने आपको बताया कोसिजुरा केस. तो व्हाट इज द कोसिजुरा? कोसिजुरा इज द नेम ऑफ प्लेस इन ओडिशा, इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट. उड़ीसा के अंदर यदि आप देखेंगे एक मिदनापुर नाम की डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कोसिजुरा नाम का एक स्थान है जहाँ पे ये डिस्प्यूट अराइज हुआ था. दैट इज द रीजन दैट्स नोन एज कोसिजुरा केस. यही वजह है कि इस केस को कोसिजुरा केस के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पे जो राजा सुंदर नारायण थे ये उसी जगह के, कोसिजुरा जो जगह है आपकी उड़ीसा में, मैंने मिदनापुर में बताई है, वहाँ के ये जमींदार हुआ करते थे. और दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे काशीनाथ बाबू, ही वॉज एन मर्चेंट एट कलकत्ता. वो एक बहुत बड़े व्यापारी थे कलकत्ता के अंदर. राजा सुंदर नारायण यूज टू टेक वेरियस गुड्स फ्रॉम द मर्चेंट काशीनाथ बाबू. राजा सुंदर नारायण प्रायः काशीनाथ बाबू से माल लिया करते थे और उसके बदले में उन्हें बॉन्ड भर के दे दिया करते थे. बट कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जब राजा सुंदर नारायण से काशीनाथ बाबू ने पैसे मांगे उनके माल के संबंध में, तो उन्होंने देने से मना कर दिया.
जिसकी वजह से राजा सुंदर नारायण के खिलाफ जो काशीनाथ बाबू थे उन्होंने पेटिशन फाइल कर दिया। और यहाँ पे जो पेटिशन उन्होंने जो केस फाइल किया था दैट वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के अंदर उनके खिलाफ केस फाइल कर दिया गया। और जैसे ही ये केस सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने राजा सुंदर नारायण के खिलाफ रिट ऑफ कैपियस इशू कर दी। रिट ऑफ कैपियस मीन्स अरेस्ट ऑफ वारंट। तो अरेस्ट ऑफ वारंट वाज इश्यूड अगेंस्ट द राजा सुंदर नारायण बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल एंड और इस तरह से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कैपियस नाम की जैसे ही रिट इश्यू की गई, राजा सुंदर नारायण वहाँ से चले गए, गायब हो गए, जिसकी वजह से वो जो कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भेजे थे वो अनएग्जीक्यूटेड वापस लौट गए। और उसी के बाद यदि आप नोट करेंगे तो वहाँ पर राजा सुंदर नारायण के खिलाफ दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोबारा रिट इश्यू की गई। और उसी को रिट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए वहाँ पर वो लोग गए अरेस्ट करने के लिए, परंतु वहाँ पर राजा सुंदर नारायण के द्वारा गलत बिहेव किया गया। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जैसे ही राजा सुंदर नारायण के खिलाफ रिट इश्यू की गई थी तो वहाँ पर वहाँ के जो कलेक्टर थे उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने इस बारे में जानकारी किसको दे दी थी? सुप्रीम काउंसिल को ये जानकारी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ये जानकारी कलेक्टर के द्वारा दे दी गई कि ऐसे ऐसे राजा सुंदर नारायण को अरेस्ट करने के वारंट जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जैसे ही जो गवर्नर जनरल को पता चला कि राजा सुंदर नारायण के खिलाफ वारंट इशू किए गए हैं, उन्होंने जितने भी वहाँ पे जमींदार थे उनको ये निर्देश दिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं हैं, अतः सुप्रीम कोर्ट द्वारा यदि कोई भी कदम उठाया जाता आप उसके क्षेत्राधिकार से बाहर रहेंगे, आप उसको कोई तवज्जो मतलब उनको उसको कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो राजा सुंदर नारायण है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं, और जिसकी वजह से उनके जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश दिए गए थे गिरफ्तारी के, उसको अनएग्जीक्यूटेड वापस लौटा दिया जाता है। तो इस केस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि राजा सुंदर नारायण और जो जितने भी जमींदार थे उनको एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि यू आर आउट ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते। इस वजह से आपको वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो मिनिस्टर वो आएंगे, जितने भी ऑफिसर आएंगे, वो आपको अरेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। और यही वजह थी कि राजा सुंदर नारायण ने उन्हें एक तरह से नकारा। जो ऑफिसर उन्हें अरेस्ट करने आए थे उनकी अवहेलना कर दी। और बाद में यदि आप नोट करेंगे तो बाद में जो कंपनी थी, कंपनी के जो ऑफिसर थे, जब गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी, उन्होंने राजा सुंदर नारायण को बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया और उनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट लाए गए थे उसको अनएग्जीक्यूटेड लौटना पड़ा और उन्हें वो गिरफ्तार नहीं कर पाए। तो यहाँ और इसके बाद जैसे ही उनको वो लोग गिरफ्तार करना है तो वहाँ पे राजा सुंदर नारायण ने जो शरीफ थे और उनके जो ऑफिसर थे उनको दरवाज़ा बंद करके उन्हें पीटा, एंटर इन हिज हाउस एंड बीटेड सीवियरली इंजर्ड। और उन्होंने उनको पीटा जिसकी वजह से उनके जो कर्मचारी थे वो पूरी तरह से घायल हो गए। और बाद में वो जो शरीफ और जो बाकी जो ऑफिसर थे उन्होंने काउंसिल को ये कंप्लेन कर दी कि ऐसे ऐसे राजा सुंदर नारायण को वो गिरफ्तार करने गए थे जहाँ पर राजा सुंदर नारायण के द्वारा मिसबिहेव किया गया और उन्हें पीट दिया गया। बट काउंसिल वाज टोटली इन द फेवर ऑफ राजा सुंदर नारायण। जैसे आपको मैंने अभी क्या कहा कि राजा सुंदर नारायण जो थे वो काउंसिल के आदेश का ही पालन कर रहे थे। इवन जो काउंसिल थी वो पूरी तरह से राजा सुंदर नारायण के फेवर में थी। इसकी जनरली यदि आप देखेंगे उसकी वजह यह थी कि राजा सुंदर नारायण एक बड़ी राशि कंपनी को जमा दिया करते थे जिसका नुकसान होने का उन्हें खतरा था। तो इस तरह से काशीनाथ बाबू ने बाद में उनके खिलाफ ट्रेसपास का एक मुकदमा फाइल कर दिया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेंबर्स के खिलाफ एक इंडिविजुअल सूट फाइल कर दिया गया और गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने वहाँ पर कोर्ट के अंदर अपीयर होने से मना कर दिया कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है।
एंड द कोर्ट लुक नो फर्दर एक्शन अगेंस्ट द चीफ जस्टिस इम्पे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और वहाँ पर जबकि वहाँ पे जो आपके गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक अपनी सेना भी वहाँ पर भेजी थी, फोर्स वहाँ पे भेजी थी कोसिजुरा में। इन रिस्पॉन्स टू दीज इवेंट्स ए पेटिशन वाज सेंट टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। बाद में मार्च 1779 के अंदर एक पेटिशन ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भेज दिया गया, जो सभी ब्रिटिश रेजिडेंट्स के द्वारा साइन किया गया था। And as a result, parliamentary committee was formed, which later presented before the parliament a detailed report. And as a result, parliament passed Act of Settlement. So this means we can say that Act of Settlement of 1781 was the result of this case. तो ये इसी का परिणाम था कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक पेटिशन, जो कोसिजुरा केस हुआ था, इस इवेंट के संबंध में एक पेटिशन वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भेजा गया था, और जितने भी ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे उनके द्वारा ये साइन भी किया गया था। और बाद में उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एवं सुप्रीम काउंसिल के बीच में झगड़े, डिस्प्यूट अराइज होते जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक सेटलमेंट एक्ट लाना पड़ा और फाइनली सेटलमेंट एक्ट पास कर दिया गया। तो जनरली आप देखेंगे कि ये जो कोसिजुरा केस, जो मैंने आपको इसके अभी फैक्ट्स बताए हैं, इसके अंदर जनरली क्या ऑब्जर्व किया गया, कोसिजुरा केस रेजिज द टू क्रिटिकल इश्यूज। जनरली आप देखेंगे इसके अंदर दो तरह के इश्यूज रेज किए गए थे। और पहला इश्यू ये था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या, जो वहाँ पे जो जमींदार हैं कोसिजुरा के अंदर, क्या उनका उसके ऊपर जुरिडिक्शन है। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। If we talk about the second question, that was who was the decision making authority in this case. तो दो इश्यू मैंने आपको बताए, कौन से दो इश्यू रोज किए गए थे। पहला इश्यू मैंने आपको बताया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जमींदार के ऊपर जुरिडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है। और दूसरा जो क्वेश्चन रेज किया गया था, दैट वाज द हु वाज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन दिस केस। इस वाद के अंदर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन होगी। And these were the two issues that was raised in the case of Kossigiura. And with regard to the issue, first, in answer to the first question, the councillors could not remove their problem. जो वहाँ के जो काउंसलर्स थे वो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, देयर प्रॉब्लम। और यहाँ पे वहाँ पे जो राजा, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे उनका जो, क्योंकि राजा सुंदर नारायण की जो प्रेस्टीज थी, कहीं ना कहीं वो उनके लिए मायने रखती थी काउंसिल के लिए। तो देयर प्रोटेक्शन ऑफ द राजा ऑफ कोसिजुरा विदाउट द जियोपार्डिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द प्रेस्टीज। क्योंकि वहाँ पे यदि आप वो उसको अफेक्ट करते, किसी भी तरह से राजा सुंदर नारायण को दोषी ठहराने की कोशिश करते, तो नेचुरली कि उसका सीधा साधा इफेक्ट कंपनी के ऊपर पड़ने वाला था। तो यही वजह थी कि उन्होंने इसके संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। तो विद रिगार्ड टू द फर्स्ट इशू, जो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जमींदार के ऊपर जुरिडिक्शन है, तो इसके संबंध में ये कहा गया था कि काउंसलर्स कुड नॉट रिमूव देयर प्रोटेक्शन ऑफ द राजा विदाउट जियोपार्डिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेस्टीज। इन रिस्पॉन्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट वाज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन होगी, इसके संबंध में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जजेस हैड द एबिलिटी टू असेस द लीगल स्टेटस ऑफ जमींदार, जबकि काउंसिल का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं था। तो दीज वर द टू क्वेश्चंस। यदि हम इस एक्ट, इसके जो मैंने आपको बताया सेटलमेंट एक्ट, जो इसका परिणाम रहा है, यदि इस एक्ट के संबंध में यदि हम बात करें तो इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स डाले गए थे। सबसे पहला पॉइंट ये था कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट वाज अमेंडिंग एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये एक ऐसा एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 5 जुलाई 1781 को लाया गया था। और जनरली इस एक्ट को लाने का जो मेन पर्पस था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर पाई गई कमियों को दूर करना था। और इस एक्ट के जनरली जो मेन फीचर्स थे, दीज वर नंबर 1, चेंजेस इन द सुप्रीम कोर्ट पावर। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के अंदर परिवर्तन कर दिए गए।
और जो आपको, जैसा मैंने आपको बताया था, वहाँ पे जो उनके क्षेत्राधिकार में जो इम्प्लॉइज रखे गए थे कंपनी के, उनका जुरिडिक्शन उनसे छीन लिया गया। ये कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे कंपनी के इम्प्लॉइज पे कोई जुरिडिक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से उनके क्षेत्राधिकार उनकी पावर में चेंज कर दिया गया। सेकेंड की पॉइंट वाज जुरिडिक्शन इन रेवेन्यू मैटर्स। जितने भी रेवेन्यू मैटर्स थे उनके जुरिडिक्शन में भी चेंज किया गया था। एक्सपेशली सेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन इन रेवेन्यू डिस्प्यूट टू स्पेसिफिक लिमिट। उसकी जो लिमिट थी वो एक तरह से स्पेसिफिक कर दी गई। थर्ड वन वाज एग्जाम्पशन फ्रॉम जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। सुप्रीम कोर्ट विल नॉट है, ये कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का वहाँ के जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स, फार्मर्स या कंपनी के एम्प्लॉयज़ पे कोई जुरिडिक्शन नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट चेंज वाज सरदार दीवानी अदालत वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द चीफ कोर्ट। वहाँ पे जो सदर दीवानी अदालत थी उसको चीफ कोर्ट का दर्जा दे दिया गया। दिस मीन्स द एक्ट एस्टेब्लिश द सदर दीवानी अदालत एज ए कोर्ट ऑफ अपील। ये कहा गया कि जो सदर दीवानी अदालत है वो कोर्ट ऑफ अपील का कार्य करेगी। जितने भी सिविल अपील्स होगी उनको लेने के संबंध में। तो दिस मीन्स यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट जो रहेगी वो सदर दीवानी अदालत रहेगी, वो दैट विल बी द चीफ कोर्ट। इफ वी कंक्लूड इन दिस केस दैट इज thus there was several conflicts between the गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड द सुप्रीम कोर्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट और जो सुप्रीम काउंसिल थी, जिसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल भी कहते हैं, इनके संबंध में कई तरह डिस्प्यूट अराइज हुए थे। एंड मेजोरिटी ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट वर ओवर द जुरिडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर। जनरली इनके जो डिस्प्यूट अराइज हो रहे थे वो किसके संबंध में थे? कि सब्जेक्ट मैटर के संबंध में, कि उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उनका जुरिडिक्शन कहाँ तक सीमित है। क्योंकि दोनों के बीच में कोई ऐसी प्रॉपर लाइन ड्रॉ नहीं की गई थी जो उनके जुरिडिक्शन को क्लियर कर सके। एंड दिस सीक्वेंस ऑफ कॉन्फ्रेंटेशंस कंटिन्यूड टिल 1781। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जितने भी डिस्प्यूट अराइज हुए, चाहे वो पटना केस हो या राजा नंद कुमार केस हो या फिर कोसी ज्यूरा केस हो, ये जितने भी केसेज अराइज हुए, इनके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट एवं सुप्रीम काउंसिल के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो रहे थे, दैट केम टू एन एंड आफ्टर द पासिंग ऑफ सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट लाया गया था उसके साथ इनका अंत हुआ था। तो दीज वर द सर्टेन कंक्लूजिव पॉइंट्स। So if you have any doubt, then put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.